नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मणिकर्णिका घाट पर सियासी बवाल के बीच वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। काशी विश्वनाथ और काल भैरव की पूजा की। विकास कार्यों की समीक्षा। योगी बोले, काशी अविनाशी विकास से मिला वैदिक पहचान। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने एनडीए की जीत और विकास का किया दावा। एनडीए गठबंधन और विपक्षी दलों पर लोकतंत्र विरोधी आरोप। बंगाल, पंजाब और ममता पर तीखे निशाने। मोदी की सराहना। गांधी मैदान में सीएम नीतीश का जनसंवाद कार्यक्रम। 7 निश्चय 3 से बिहार विकास को मिलेगी नई रफ्तार। केसरिया विराट रामायण मंदिर का भी जिक्र। समीक भट्टाचार्य का आरोप, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त। कहा, टीएमसी को हटाने का जनता ने लिया फैसला। देवा भाव को महाराष्ट्र का धुरंधर बताया गया। विजयी उम्मीदवारों ने लगाए बैनर और पोस्टर। शहर में चर्चा का प्रमुख विषय बने पोस्टर्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर पहुंचे, जहां उनका कार्यक्रम बेहद अहम रहा। वाराणसी पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ धाम में भगवान काशी विश्वनाथ का अभिषेक कर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने काल भैरव मंदिर पहुंचकर भगवान काल भैरव की भी विधिवत पूजा अर्चना की। दोनों के दौरान मुख्यमंत्री मणिकर्णिका घाट का स्थलीय निरीक्षण भी करते हुए नजर आए, जहां चल रही विकास परियोजना की प्रगति का उन्होंने जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी अविनाशी है और हर सनातनी के मन में काशी के प्रति गहरी श्रद्धा है। उन्होंने कहा, पिछले 11 वर्षों में काशी को वैश्विक पहचान मिली है और व्यापक विकास कार्य हुए हैं, जिनका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी में समग्र विकास की कई परियोजनाएं चल रही हैं, नए संस्थान जो हैं वो खुल रहे हैं और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग काशी की विरासत को बदनाम करने और साजिश रचने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन आज काशी में भय और भेदभाव का माहौल नहीं है, बल्कि ये शहर विकास, सुरक्षा और समरसता का प्रतीक बन चुका है। काशी अविनाशी है। काशी के प्रति हर सनातन धर्मावलंबी और हर भारतवासी अपार श्रद्धा का भाव रखता है। लेकिन स्वतंत्र भारत में काशी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, काशी का जो विकास होना चाहिए था, उस समग्र विकास के कार्यक्रम को वह महत्व नहीं मिला जो आजादी के तत्काल बाद प्राप्त होना चाहिए था। पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी एक बार फिर से अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए उनका संवर्धन भी कर रहा है और भौतिक विकास के कार्यों के माध्यम से एक नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर रहा है। आज काशी को एक नई वैश्विक पहचान प्राप्त हुई है और इस काशी के बारे में जो काशी के ही प्रतिनिधि के रूप में देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व, ये हम सब का सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी करते हैं। प्रारंभ से ही उन्होंने इसके बारे में कहा है कि काशी की पुरातन काया को संरक्षित करते हुए उसे नए कलेवर के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसी के अनुरूप पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी की योजनाएं तैयार हुई। लेकिन कुछ लोग हैं जो काशी की इस विरासत को सदैव बदनाम करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। मुझे याद है जब काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा था
तब भी कुछ लोगों ने साजिशें रची थी और लगातार वे साजिश रचते रहे। 2019 में काम जब प्रारंभ हुआ तब से लेकर के और 2023 तक लगातार, 2021 तक लगातार उनके द्वारा साजिशें होती रही, लगातार साजिशें होती रही। यानी उन्होंने वह भी कृत्य किए थे कि किसी वर्कशॉप में जहां मूर्तियां बनती हैं वहां टूटे हुए मूर्ति के अवशेषों को ला करके एक जगह इकट्ठा करके फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको वायरल करके बदनाम करने का काम हुआ था। याद करिए, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यह कहना कि मंदिर तोड़े गए सरासर गलत है। इससे ज्यादा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। उन मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ है, नए सिरे से वे मंदिर वहां पर उसी रूप में खड़े हैं। हाँ, लखनऊ में बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए लगातार विकास के मार्गों पर देश को आगे ले जा रहे हैं और जनता का समर्थन भी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने 2024 के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल के नगर निगम चुनावों में पार्टी की महत्वपूर्ण स्थिति और महाराष्ट्र में हालिया नगर निगम चुनाव में शानदार जीत का जिक्र किया। त्रिवेदी ने इंडी गठबंधन को लोकतंत्र विरोधी बताते हुए कहा कि बंगाल और पंजाब में विपक्षी दल संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार-तार कर रहे हैं। उन्होंने बंगाल में बीएलओ की आत्महत्या और मानसिक प्रताड़ना का मुद्दा भी उठाया। साथ ही पंजाब में मीडिया पर कार्यवाही को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए निरंतर विकसित भारत के मार्ग पर भारत को ले जाते हुए अनेक समाज कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए भारत के राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक पहचान को स्थापित करते हुए उत्तरोत्तर जन समर्थन प्राप्त कर रहा है। 2024 के चुनाव के बाद से हमने हरियाणा, महाराष्ट्र और विगत वर्ष में दिल्ली, उसके बाद आपने देखा कि केरल के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई और तिरुवनंतपुरम में पहली बार भाजपा का मेयर बना है और 40 साल से कम्युनिस्टों के शासन को हटाकर। और कल ही महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में शानदार सफलता हासिल करते हुए हम जिस स्थिति में पहुंचे उससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि विपक्षी दल जो कि लगातार हार से कुंठाग्रस्त हैं, वोटों के लालच में घुसपैठिया परस्त हैं, वो अब निरंतर ध्वस्त होते चले जा रहे हैं। परंतु उसी के साथ इंडी गठबंधन की सरकारों का रवैया घनघोर लोकतांत्रिक विरोधी है। आप सभी जान रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया इस समय पूरे देश में चल रही है और आज पश्चिम बंगाल से एक बहुत दुखद खबर आई कि वहां के एक बीएलओ अशोक चंद्र दास जी ने आत्महत्या की और उनकी पत्नी ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसके अनुसार उनके ऊपर भारी दबाव था कि किसी का भी नाम नहीं काटना है। अर्थात जो संदिग्ध मतदाता हैं, जिनके पास आधिकारिक और औपचारिक दस्तावेज नहीं है, उनके भी नाम न काटे जाएं, इसके लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो मानसिक प्रताड़ना दी उस कारण से यह घटना हुई। यह दर्शाता है कि स्वस्थ और पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्षी दलों की आस्था नहीं है। दूसरी तरफ आपने देखा कि पंजाब में अगर मीडिया ने कोई प्रतिकूल खबर चला दी तो वहां के न्यूज़पेपर्स और मीडिया संस्थानों पर जिस ढंग से रेड की गई, लोगों पर एफआईआर की गई, कार्रवाई की गई, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, संविधान खतरे में है। और हमें याद आता है उत्तर प्रदेश की सबसे मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है उनके अरमानों पर जो गाज गिरी है मुंबई
बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों में, वो भी अपने आप में उन्हें सोचने के लिए बाध्य करती है। समाजवादी पार्टी केवल एक सीट जीत पाई। भारतीय जनता पार्टी का पहली बार मुंबई में मेयर बनने जा रहा है। समाजवादी पार्टी एक सीट जीत पाई है और एमआईएम ने 4 सीटें जीती। तो मैं अखिलेश यादव जी से भी पूछना चाहता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन का अस्तित्व है या नहीं, क्योंकि आपने भी उत्तर प्रदेश में उपचुनावों में कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी थी और कांग्रेस ने भी आपको दिल्ली के चुनाव में कोई सीट नहीं दी थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के बाद मुंबई और पटना के अनुभव के बाद लखनऊ में अखिलेश जी आपका क्या विचार है, यह स्पष्ट रूप से देश की जनता जानना चाहती है कि इंडी गठबंधन अभी है या अब वो समाप्त हो चुका है। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग विकास योजनाओं की समीक्षा की और कई योजनाओं का शिलान्यास साथ ही उद्घाटन भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री गांधी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने मोतिहारी में लंबे समय से बंद पड़ी चीनी मिल को जल्द से जल्द चालू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय 3 का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत 7 प्रमुख योजनाओं के माध्यम से बिहार के विकास को नई गति दी जाएगी और इसके लिए केंद्र सरकार से भी सहयोग की अपील की जा रही है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद दिखाई दिए। विजय सिन्हा ने केसरिया में बन रहे विराट रामायण मंदिर और वहां स्थापित शिवलिंग का उल्लेख करते हुए कहा कि अब ऐसे कार्य हो रहे हैं जो आपसी भाईचारे को और मजबूत करेंगे। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि आगामी 1 माह के भीतर रक्सौल में हवाई अड्डा निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लगाया है मंच और आप सभी लोगों का आभार प्रकट करने का यह मंच है। जनसंवाद के माध्यम से आपने जो अपनी आस्था, विश्वास, भरोसा माननीय मुख्यमंत्री को दिया और 10वीं बार मुख्यमंत्री बनकर इस देश के विकास और आप सबकी घनघोरता। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी पर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और राज्य में अराजकता का माहौल है। सामिक भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि सरकार का अपने प्रशासन पर पूरी तरह नियंत्रण खत्म हो गया है और बांग्लादेशी घुसपैठियों साथ ही रोहिंग्या को संरक्षण देने के परिणाम अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा पूरा देश देख रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है और जनता ने तय कर लिया है कि राज्य से टीएमसी को हटाना है। सूरत के वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। विश्वविद्यालय परिसर में उनका पारंपरिक तिलक के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय से जुड़े अलग अलग नवनिर्मित विकास कार्यों का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया गया, जिनमें कल्पतरु आरोग्य धन सेवा केंद्र, नर्मद स्मृति भवन, नया डाइनिंग हॉल, यूटिलिटी भवन, म्यूजियम और स्टार्टअप भवन शामिल है। कुल मिलाकर करीब 12 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति किशोर सिंह चावड़ा ने उप मुख्यमंत्री का सम्मान किया। अपने संबोधन में हर्ष सांघवी ने विश्वविद्यालय की शिक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की सराहना की और कहा कि केवल सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और निरंतर प्रयास जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन लक्ष्य और भविष्य के प्रति प्रेरक विचार भी साझा किए। सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि गुजरात देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में से एक है और किसी मित्र के गलत रास्ते पर होने पर पुलिस को सूचना देनी सच्ची मित्रता है। कार्यक्रम में छात्रों की बड़ी संख्या में सहभागिता रही। आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले एआईएडीएमके ने अपनी चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत करते हुए 5 बड़े वादों का ऐलान किया है। पार्टी के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी के
पलानीस्वामी ने चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय में एमजीआर और दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए इन वादों की घोषणा की। सबसे प्रमुख वादा कुला विलक्कू योजना के तहत सभी राशन कार्डधारी परिवारों को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का है, जो सीधे बैंक खाते में जमा होगी। दूसरे वादे के तहत शहरों की बसों में पुरुषों के लिए भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी, जबकि महिलाओं के लिए पहले से लागू मुफ्त बस सेवा जारी रहेगी। तीसरा वादा अम्मा इल्लम योजना से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर लोगों के लिए पक्के मकान और शहरी इलाकों में अपार्टमेंट शैली के निःशुल्क घर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही अनुसूचित जाति परिवारों के विवाहित पुत्रों को भी अलग आवास देने की घोषणा की गई है। चौथे वादे में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने का संकल्प लिया गया है। वहीं पांचवें वादे के तहत अम्मा 2 व्हीलर योजना का विस्तार करते हुए 5 लाख महिलाओं को 25,000 रुपए की सब्सिडी के साथ 2 पहिया वाहन देने की बात कही गई है। इन घोषणाओं के जरिए एआईएडीएमके ने चुनाव से पहले अपनी कल्याणकारी राजनीति और स्पष्ट एजेंडे को सामने रख दिया है। गुजरात के किसानों के लिए प्राकृतिक खेती में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इस पहल का मार्गदर्शन करते हुए किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की तकनीकों से परिचित कराया है। गुजरात के किसानों के लिए प्राकृतिक खेती का एक नया अध्याय लिखते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इस क्षेत्र में सकारात्मक और दूरदर्शी नेतृत्व का उदाहरण पेश किया है। वो राज्य में किसानों को रसायन मुक्त और पर्यावरण संतुलित कृषि अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और इसके लिए लगातार मार्गदर्शन और जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। उनकी सबसे अहम पहल है जीवामृत। राज्यपाल ने इसे विकसित करने के साथ साथ अपने 180 एकड़ के खेतों में 8 वर्षों से सफलतापूर्वक लागू किया है। आज ये तकनीक गुजरात के 7,52,000 एकड़ क्षेत्र में कच्छ, नवसारी और सौराष्ट्र तक फैल चुकी है, जिससे किसानों की आय बढ़ रही है और मिट्टी की उर्वरता भी कायम है। प्राकृतिक खेती में जीवामृत, घन जीवामृत वो गाय गोबर और गोमूत्र से ही बनता है, लेकिन उसकी मात्रा उससे 10-20 गुना कम डालनी पड़ती, जिससे हम पूरे भूखंड में एक देसी गाय से आज के दिन भी हम 15 एकड़ तक की खेती, 20 तक की खेती भी कर सकते हैं। गुजरात के किसान अब राज्यपाल आचार्य देवव्रत के मार्गदर्शन के बाद प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी प्रेरणा से किसान रसायन मुक्त और टिकाऊ कृषि अपनाकर मिट्टी की उर्वरता बनाए रख रहे हैं और फसलों की पैदावार में सुधार कर रहे हैं। ये पहल किसानों में प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता और विश्वास बढ़ा रही है। हमारे गुजरात के गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी ने बहुत अच्छी तरह से हिंदी भाषा में समझाया और सभी ने संकल्प किया कि हम आज से हमारे खेत में प्राकृतिक कृषि ही करेंगे, ऐसी जहर वाली खेती को हम अलविदा करते हैं। हमारे गांव में आदरणीय माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी जो हमारे राज्यपाल है वो आए और 1.5 घंटे तक हमको उसने जो प्राकृतिक कृषि है वो कैसे की जाती है उनकी जानकारी दी। उसने जीवामृत कैसे बनता है, घन जीवामृत और पेस्टिसाइड दवाएं के बदले में जो हमारे यहाँ ब्रह्मास्त्र है, अग्न्यास्त्र है, 10 पर्णी अर्क है, उनका उपयोग कैसे किया जाए, उनकी बहुत अच्छी जानकारी दी। राज्यपाल का दृष्टिकोण केवल प्राकृतिक खेती तक सीमित नहीं है। वे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों, पशुपालकों, महिलाओं और युवाओं से सीधे संवाद कर उन्हें प्राकृतिक कृषि, गौपालन और दुग्ध उत्पादन के लाभों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उनका ये प्रयास किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूत बनाता है। साथ ही राज्यपाल पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। वृक्षारोपण और स्वच्छ जीवन शैली को बढ़ावा देते हुए वो समाज में सकारात्मक संदेश फैला रहे हैं ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतत और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके। गुजरात के प्रत्येक तालुका में, तहसील में जाता हूँ,
और शाम को मैं गांव में जाकर के स्वच्छता अभियान चलाता हूं, वृक्षारोपण करता हूं। ये दोनों मिशन भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब के लिए आह्वान के रूप में उन्होंने कहा कि भी देश में स्वच्छता अभियान चले, जिससे लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अच्छा लगे। वृक्षारोपण हो जिससे पर्यावरण बचे, हमारी धरती का स्वास्थ्य बचे। सामाजिक समरसता और समावेशी विकास के प्रबल समर्थक के रूप में राज्यपाल विभिन्न सामाजिक वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों से लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं और समानता, सम्मान तथा सामाजिक सौहार्द का संदेश फैला रहे हैं। उनके इन प्रयासों से प्रशासन और जनता के बीच विश्वास और मजबूत हुआ है, जिससे न केवल सुशासन को बल मिलता है बल्कि राज्य में समावेशी और न्यायपूर्ण विकास की दिशा में भी प्रेरक उदाहरण स्थापित होता है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।